नमस्कार, मैं प्रतीक्षा आवाज़ इंडिया के गणपति पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल भारत में, महाराष्ट्र में और विशेष मुंबई में जो है वो बहुत बड़े पैमाने में गणेशोत्सव जो मनाया जाता है और उसी के लिए हम अनेक अलग-अलग गणेश मंडल में मिलकर उनके नियोजन के बारे में जानते हैं। उसी तरह आज हम आए हैं खेतवाड़ी के 11वीं गली के मुंबई का महाराजा इस नाम से पहचाने जाने वाले गणपति मंडल में, जिसके अध्यक्ष आज हमारे साथ हैं हेमंत दीक्षित जी। आपका स्वागत है हमारे इस शो में। जी हम देखते हैं कि अभी फिलहाल गणेशोत्सव जो है वो पास आ रहा है और उसी के लिए जगह जगह पर जो है वो जोरों शोरों से तैयारी शुरू है। उसी तरह है आपके भी मंडल में बहुत जोरों से तैयारी शुरू होगी। कहाँ तक तैयारी शुरू है, किस हद तक तैयारी हो चुकी है, क्या बताएंगे इसके बारे में? खेतवाड़ी 11वीं गली मुंबई चा महाराजा, हमारी एक यहाँ पे खेतवाड़ी में एक खासियत है कि लाखों की तादाद में भक्तगण आते हैं। वो देखने के लिए आते हैं कि यहाँ पे वो यहाँ 1 से 13 गली तक गणपति विराजमान होते हैं और हर एक मंडल का एक अलग वैशिष्ट्य है। उस मंडल में कैसे सब लोग कोई चलचित्र रखते हैं, कोई की ऊंची प्रतिमा रहती है गणेश जी की और अलग अलग मैसेजेस यहाँ मिलते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे सारे भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। मैक्सिमम जो मुंबई में रहते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे यहाँ पे पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए। तो ये नियोजन किस तरीके से होता है? कितने दिनों से शुरू हुआ है आपका ये नियोजन? कितने लोग इस नियोजन में सहभागी होते हैं? क्या बताएंगे इसके बारे में? हम लोग शुरुआत गुड़ी पड़वा से करते हैं, जो महाराष्ट्र का उत्सव है कि नया साल है। उस समय से हम लोग ये शुरुआत करते हैं गणेश उत्सव की कि हम इस साल कौन सी प्रतिमा बनाएंगे, उनसे कौन से स्वरूप देंगे और कौन सी थीम पे जाएंगे। और गणेश जी की प्रतिमा की हम आपको सबको पता है कि हमारी सबसे ऊंची मूर्ति रहती है। हम तीन साल से लगातार रिकॉर्ड में रहे हुए। उसके पहले हमने 38 फीट की बनाई थी, बाद में 42 फीट की 2023 में बनाई थी। 24 में हमने 47 फीट की बनाई थी प्रतिमा और इस साल भी हमने बड़ी प्रतिमा बनाई हुई है। तो अभी जैसे आपने कहा कि बहुत ऊंची, आपकी सबसे ऊंची मूर्ति का आपका रिकॉर्ड है, तो ये मूर्तिकार के बारे में हम जरा जानना चाहेंगे कि कौन मूर्तिकार है और कितने दिनों में जो है वो ये मूर्ति बनाने के प्रयास में रहते हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? मूर्तिकार है सुनील वराडकर जी, जो यहाँ पे उनके गिरगांव में ही उनकी प्रोडक्शन हाउस है कि उनका काम करते हैं। गए साल भी उन्होंने ही मूर्ति बनाई थी और ऊंची मूर्ति बनाने में समय जाता है। कम से कम 1 मंथ पहले हम शुरुआत करते हैं। उसकी बैलेंसिंग तय करना पड़ता है। जो ट्रॉली पे विराजमान, रथ पे गणेश जी विराजमान होते हैं, वो गणेश जी कितनी ट्रॉली पे वेट होगा, कितना एयर उस पे सर्कुलेशंस, एयर फोर्स कितना रहता है। उस जब विसर्जन में जाते हैं तो उसका एयर फोर्स भी आता है, तो हवा का जो प्रमाण रहता है उस हिसाब से उनकी जो टॉलेस्ट मूर्ति रहती है उसका प्रोविज़न करके हम लोग बनाते हैं। हमारी उनके साथ समझो 3 महीने पहले शुरुआत हो जाती है कि कैसे हम ये थीम में जाएंगे और कैसे बनाएंगे। जी, थीम के बारे में भी आपने अगर बात की। इस साल हम लोग, हमारी थीम है गणेश जी का। आप सबको पता होगा कि गणेश जी का भी एक स्थान है। गणेश जी जैसे कहा जाता है कि वैकुंठ है विष्णु लोक, शिव है कैलाश पे विराजमान है, शिवलोक कहते हैं। जैसे यम है यमलोक कहते हैं, इंद्र है तो इंद्रलोक कहते हैं और ब्रह्मा है तो ब्रह्मालोक कहते हैं। इस साल हमारे खेतवाड़ी मुंबई के महाराजा में इस साल हमने गणेश जी का खुद का लोक, जो मुर्दल पुराण के अंदर उसका वर्णन दिया हुआ है। तो सबको ऐसा है कि गणेश जी विराजमान कहाँ रहते हैं, तो सबको ऐसा है कि भाई गणेश जी कैलाश पे रहते हैं, मगर गणेश जी का एक्चुअल स्थान है, उसका लोक है स्वानंद लोक। स्वानंद लोक के थीम पे जो हमारे यहाँ पे गणेश जी में आनंद में विराजमान है और उसको स्वानंद लोक कहते हैं। तो मुर्दल पुराण के अंदर उसका पूरा वर्णन है कि ये जो थीम पे हम लोग का जो वक्त कर रहे हैं, तो स्वानंद लोक ये बार हम लोग बनाने जा रहे हैं। गणेश जी की खुद का लोक है जी, गणेश जी का। अच्छा।
तो ये तो बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी और ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है लोगों को। जाहिर है कि सारे जो भक्तगण होंगे होंगे उनमें से कुछ ही लोगों को ये जो जानकारी होगी वो पता होगी। लेकिन ये तो हुआ ये जो आपने ये जो संकल्पना है जो ये इस साल आप जो करने वाले हैं उसके बारे में, लेकिन ये इसका जो है वो निर्णय किसके हाथ में होता है या फिर कौन निर्णय लेता है? इसमें कार्यकर्ताओं का किस हद तक सहभाग होता है, वो उस बारे में क्या बताएंगे? हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता अप्रोक्सीमेटली 350 कार्यकर्ता है, जुड़ते हैं। जी। फिर हमारी मीटिंग होती है। मीटिंग में हमारे जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी और हम जो हमारे मूर्तिकार है उनके साथ बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन सी थीम में जाएंगे, कौन सा अलग हम मैसेज दे सकते हैं गणेश मंडल के माध्यम से लोगों को। तो ये आप सही कहे कि किसी को पता नहीं है कि गणेश जी का भी खुद का एक लोक है जी। जो यहाँ पे उसमें वर्णन है 50,000 योजन यहाँ से दूर है। मुंदल पुराण के अंदर उसमें लिखा हुआ है। तो 50,000 योजन जी। पृथ्वी से, तो कि भाई यहाँ पे जो भक्तगण आएंगे तो जैसे कि भाई स्वानंद लोक क्या है, तो गणेश जी का खुद का जहाँ गणेश जी का स्थान है, गणेश जी का खुद का घर उस स्वानंद लोक में है। तो हम वो थीम में काम कर रहे हैं। आपने बताया कि हमारे कार्यकर्ता, तो हमारे इसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग अप्रैल महीने से शुरुआत करते हैं कि कौन सी थीम में जाएंगे, कैसे डिस्कस करेंगे। हमारे दूसरे कार्यकर्ता भी आते हैं, वो अपनी भी सुझाव रखते हैं। उस सुझाव में हम देखते हैं कि भाई ये मैसेज पहले हुआ है या नया कोई मंडल ने दिया, तो हम ज़्यादातर सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नया मैसेज हम भक्तजनों को दिखा सके। तो उस पे हम लोग ने इस साल स्वानंद लोक पे काम वर्क किया हुआ है। दरअसल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पर कई त्योहारों में, विशेष हिंदी त्योहारों में जो है वो बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन आने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कहीं पर इस सब में हमारी संस्कृति लोगों को याद होनी चाहिए या फिर जो यहाँ का जो उद्दिष्ट होता है कि किस चीज़ के लिए हम ये गणेशोत्सव मनाते हैं, तो उसके बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये कहीं पर छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए आप जो प्रयास करते हैं वो सच में वो बताना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप ये गणेशोत्सव जो है वो बड़े पैमाने पर मनाते हैं। बड़े पैमाने पर गणेशोत्सव मनाते हैं तो बहुत बड़ा मंडल है। ज़ाहिर है कि लोगों की यहाँ पर भीड़ जो है वो लगती होगी भक्तजनों की। तो उसका नियोजन किस तरीके से किया जाता है कि जिससे सुरक्षा की दृष्टि से भी किसी को कुछ हानि ना पहुंचे या फिर किस तरीके से लोगों को अच्छी तरीके से गणपति बाप्पा का दर्शन ले सके, इस तरीके से किस तरीके से वो नियोजन किया जाता है? यहाँ पे लाखों की तादाद में भक्तजन आते हैं। सुबह से पूरा 24 आवर्स यहाँ पे भक्त आते हैं दर्शन के लिए। तो हमारे यहाँ पे आयोजन करते हैं कि जो कार्यकर्ता है, जो दिन की शिफ्ट रहती है कि दिन के शिफ्ट में इतने कार्यकर्ता के जिम्मेदारी देते हैं, वो जिम्मेदारी अपनी पास लेके अपने पे लेके वो लोग सब गणेश मंडल के जो भक्त आते हैं दर्शन के लिए, तो अपना वो काम उनको देते हैं। उसके बाद शाम की ड्यूटी जो बच्चे रहते हैं तो शाम की रहती है। फिर उसके बाद नाइट में दूसरी शिफ्ट आती है। ऐसे 24 आवर्स कार्यकर्ता की शिफ्ट यहाँ पे चलती है। शिफ्ट के हिसाब से कार्यकर्ता भी काम शिफ्ट ऐसा शिफ्ट नहीं बोलते क्योंकि वो तो सेवा देने आते हैं। हाँ, वो तो सेवा देने आते हैं, तो उसमें भी टाइमिंग कड़ी नियोजन जो है वो आपने रखा है जिसके कारण किसी को भी दिक्कत ना हो, जो है वो हर कार्यकर्ता को जो है वो समान तरीके से जो है यहाँ पर अपनी सेवा देने का मौका मिले, इसकी भी आप ये प्रयास करते हैं। ये बहुत ही सच में ये बहुत ही अच्छी बात है। पर आपने जैसे कहा कि बहुत पुराना गणेश मंडल है, कितने साल हुए आपके मंडल को और शुरुआत कहाँ से हुई थी और अभी तक जो स्वरूप बदल रहा है आपके गणेश मंडल का गणेश उत्सव बनाने के प्रति, तो वो किस तरीके से बदला है, इस सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मंडल में मुझे कार्यकर्ता के रूप से मैं यहाँ पे जब वर्क करता था तो मैं 12 साल का अप्रोक्सीमेटली था, 13 साल का था। मुझे इस मंडल में काम करते करते 47 ईयर्स हो गए
और मैं 47 इयर्स की जर्नी देखता हूँ। और अभी का अभी जर्नी, और ये जो मंडल का स्थापना हुआ था 1962 में, जब मैंने जब स्थापना हुई, तब मैं जिन्होंने स्थापना की थी उनके साथ मैं एक छोटा कार्यकर्ता तरीके में यहाँ पे से जुड़ा हुआ था। उसके बाद जब मेरे जो एज के थे वो सब कार्यकर्ता थे। अभी उसके बाद मेरे जो बच्चे, मेरे फ्रेंड्स के और मेरे वो बच्चे उनके साथ मैं काम करता हूँ, और मेरे को सब प्यार से अंकल अंकल करके भी बोलते हैं कि अंकल आपको ये मंडल से जाना नहीं है और आपको ये मंडल में रहना है। तो उस समय से 1962 से स्थापना हुई, और उसको इस साल हम लोग 64 इयर्स मनाते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरे जो मंडल के कार्यकर्ता है, खेतवाड़ी 11वीं गली, मुंबई चा महाराजा, और एकदम कहेंगे तो एकदम डिसिप्लिन कार्यकर्ता है। हमारे कार्यकर्ता में महिला कार्यकर्ता भी है, क्योंकि डिसिप्लिन जहाँ रहेगी वो मंडल में, वहाँ पे कार्यकर्ता अच्छे मिलते हैं और अच्छे तैयार होते हैं। और आपने कहा कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब भी गणपति जी की विराजमान मूर्तियाँ होती थी, तब मिट्टी की होती थी, और 5-6 फुट की गणपति होते थे खेतवाड़ी में सब जगह पे। उसके बाद उस समय पे क्या होता था कि 70s के दायरे में कि यहाँ पे हर एक जगह पे एंटरटेनमेंट का कुछ साधन नहीं रहता था तो हर एक गली में पिक्चर बताए जाते थे, कि फिल्म बताई जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे 80s आते आते चलचित्र का जमाना आ गया, कि मूवेबल चलचित्र के माध्यम से सबको मैसेज दिया जाता था। गणेश भक्त आते थे, उस समय से गणेश भक्त का जब से यहाँ पे चलचित्र बनाना शुरुआत हुआ, उस समय पे गणेश भक्त भी ज़्यादा आने लगे। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती गई, तो उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस मंडलों में आए और मंडल भी अपग्रेड होते गए। तो उस समय से अभी के जो मंडल है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। तो सोशल मीडिया पे आज इंस्टा, सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक उस समय पे आते गए। उस समय पे कैसा था कि हमने जब स्वतंत्र वीर लोकमान्य तिलक जी ने ये जो गणेश उत्सव की स्थापना की थी, उस समय पे स्वराज लेना था, तो इसके लिए सबको इकट्ठा करते थे। अभी के गणेश उत्सव मंडल में क्या हुआ है कि धीरे धीरे चेंजेस आता है। तो चेंजेस आने के बाद जो भी भक्तगण आते हैं उनको क्या मैसेज देते हो, कि जो अभी समझो कि सिंदूर ऑपरेशन हुआ, या कुछ नए जो यहाँ पे अपने भारत में या विश्व भर में जो होता है, तो उसके द्वारा जो नए जनरेशन है उसको मैसेज दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आपको उसमें क्या योगदान देना है, आप यहाँ आते हो। तो उस तरह से सबको हम यहाँ से मैसेज खेतवाड़ी की ओर से जाता है। जी, जैसे आपने मैसेज की बात की, मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी थीम, जो कोई भी संकल्पना जो है वो तय करते हैं, तब किस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि ये चीज हमारी जो है वो मुख्य स्वरूप से लोगों तक पहुंचनी चाहिए? वो क्या है? मतलब आपको बस मूर्ति बड़ी होनी जरूरी है, या फिर लोगों को सामाजिक संदेश भी देना होता है? तो इसमें से किस चीज को महत्व दिया जाता है? एक तो बात है कि खेतवाड़ी 11वीं गली, मुंबई का महाराजा, उधर बड़ी मूर्ति देखने के लिए भक्तजन आते हैं जी। एक विशिष्टता है कि ये बड़ी मूर्ति कैसी बनाते हैं, उसका आगमन कैसा होता है, उसका विसर्जन गिरगांव चौपाटी में कैसे जाते हैं और कैसे उसका विसर्जन होता है। तो एक वो देखने के लिए आते हैं। दूसरा कि उस माध्यम से हम लोग मैसेज देते हैं, कि एक हमारा सोशल मैसेज होता है। दूसरा होता है कि धर्म के लिए, जो धर्म का मीन्स कि ऐसा कहा जाता है कि हम सनातन धर्म में क्या था, हमारे पूर्वज क्या थे, हमने कहाँ से इतने साल तक हमारी जर्नी क्या थी, वो उसमें हम मैसेज देने की कोशिश करते हैं। दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई कौन सा मैसेज वैल्यूएबल है और कौन सा मैसेज सब मैसेज वैल्यूएबल है, मगर जिससे हमें लगता है कि भाई ये मैसेज देना जरूरी है। जैसे हम इस बार बता रहे हैं कि स्वानंद लोक आप सबको पता नहीं है कि गणपति जी का भी खुद का एक स्थान है, उसको स्वानंद लोक कहते हैं। तो इस बार जो भक्तजन आएंगे तो पूरा सेटअप देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे एक स्वानंद मीन्स कि गणपति जी का खुद का लोक है स्वानंद लोक।
तो ये तो हुआ संकल्पना। जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ता जो है वो अलग-अलग शिफ्ट में काम करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता यहाँ पर काम करते हैं। आप खुद बतौर अभी फ़िलहाल एक अध्यक्ष के रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन अ, शुरुआत जो है आपकी, वो ज़ाहिर है कि एक कार्यकर्ता के रूप में ही हुई होगी। तो ये आप पहले तो आपका ये जो आपकी ये जो जर्नी है उसके बारे में बताएँगे, और उसी के साथ एक कार्यकर्ता आप किस तरीके से बनाते हैं? एक उनके मन में ये प्रेरणा किस तरीके से जगाते हैं आप, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मेरी जर्नी में आपको बताया कि मैं 47 इयर्स इस मंडल से जुड़ा हूँ। जी, तो मेरी ये तीसरी पीढ़ी, मैं जी। थर्ड जनरेशन के साथ वर्क करता हूँ। और जर्नी ऐसी रही है कि पहले हमें पैसे की ज़रूरत बहुत रहती थी। हुँ, और सब मीन्स कलेक्शंस जो वर्गनी कहते हैं, जो डोनेशन कहते थे, छोटे प्रमाण में आते थे, छोटे से उसमें आते थे। उससे शुरुआत करते करते आज इतना बड़ा मंडल में पहुंच गए हैं। जी। तो वो भी ऊपर भगवान की कृपा है। उसके बाद तो कार्यकर्ता, जब आप अपना एफर्ट्स कितने देते हो, हुँ, आप कंटिन्यूटी, आज मैं आपको एक बताने में भी खुशी होती कि मुझे 25 इयर्स मोर हुए कि अध्यक्ष पद पे अरे वाह! यहाँ पे। तो वो भी उनकी प्रेम है, उनका विश्वास है कार्यकर्ताओं का, जी, कि जिन्होंने इतने साल तक मुझे अध्यक्ष पद पे रखा हुआ है। और दूसरा, उनको एक इंस्पायर होते हैं कि हमारा अध्यक्ष कैसे काम जी। करता है। तो हम एक मेरा ज़िम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी लेते हैं, तो उससे उनको इंस्पायर होते हैं, देखते हैं कि भाई मुझे इस काम आज इधर तक हम पहुँचे। तो देखने के लिए वो भी, उनको देखने के बाद वो भी इंस्पायर होते हैं जी, कि मुझे भी ऐसा काम करना है, मुझे भी इस तरह से आगे बढ़ना है और एक सोशल वर्क करना है। तो सोशल वर्क जब शुरुआत होती है तो एक छोटे से मंडल से शुरुआत होती है जी। और उससे वो आदमी बड़ा बनता है। तो देख के, जैसे आप कंटिन्यूटी आप काम करते हो, देखने के बाद आपको पता चलता है कि भाई हम लोग इनको देख के इंस्पायर होते हैं। मैं भी किसी को देख के इंस्पायर हुआ था, तो उससे मैं देख के बाद में मुझे देख के भी बाद में बच्चे इंस्पायर हो, मैं चाहता हूँ। जी, जैसे आपने कहा कार्यकर्ता तो होते हैं, लेकिन महिला कार्यकर्ता भी होते होंगे। उनका किस हद तक हिस्सा वो लेते हैं इस सब गणेशोत्सव के तैयारियों में? महिला कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे 150 के आसपास हैं। जी, उसमें बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, माताएँ हैं, सब वहाँ पे अपने कार्य करते हैं। और हमारे यहाँ पे जितने महिला कार्यकर्ता हैं आते हैं, अथर्वशीष रोज पठन करते हैं मंडल में जी, और उनसे जुड़ते हैं। आगमन में जब गणेश जी विराजमान कर आते हैं, तब उनका सबका आरती और उनका स्वागत करने जी, के लिए जितनी महिलाएं वो आती है। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पे जो भक्तजन आते हैं, उसको पानी पिलाना या उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना। ज़्यादातर छोटे बच्चे आते हैं, जी, बहुत छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं। उनको हम एक उनको एक अलग से महिला हमारी जो रहती है, वो उनको हुँ, आगे लेके जाके उनको दर्शन कराती है। बुजुर्ग लोग आते हैं, हुँ, जो सीनियर है, 65 के ऊपर के जो आते हैं, उनको भी वो ध्यान देते हैं। उनको भी वहाँ पे आगे जाके, उनको लाइन लंबी रहती है तो उनको आगे जाके दर्शन के लिए वो लेके जाके उनको प्रोवाइड करते हैं। जी, मतलब महिलाओं का भी बहुत अच्छा खासा सहभाग योगदान जो है। होता है, योगदान जो होता है, वो इस गणेशोत्सव की तैयारियों में होता है। जैसे आपने कहा कि बहुत भारी भीड़ जो होती, वो होती तो है ही हमेशा से, लेकिन आरती के समय विशेष गर्दी जो है वो होती होगी, या फिर भीड़ जो है वो लगती होगी। तो एक तो पहले इस आरती का स्वरूप किस तरीके से होता है, इस बारे में हमें बताएँगे, और फिर उस समय पे इस भीड़ का नियोजन किस तरीके से आप करते हैं, उस बारे में बताएँगे? आपने तो देखा है यहाँ पे कि गलियाँ छोटी-छोटी है। छोटी-छोटी। जी, और साउथ मुंबई कहेंगे तो कंजस्टेड रहता है। जी, इसमें इतना बड़ा आयोजन करना, इतनी बड़ी मूर्ति बिठाना, तो उस समय पे हमारे जो आरती की एक टीम रहती है, हुँ, वो टीम आरती करने जब शाम को 8:30 का टाइम रहता है, तो आरती जब करने जाते हैं, तो स्टेज के तरफ वो उनको
रोक दिया जाता है, मगर दर्शन के लिए जो भी जितने भी भक्तजन आते हैं वो दर्शन करते करते वहाँ पे बाहर निकलते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं रहती। वो लोग जो खड़ा रहना चाहते हैं वो खड़े रहते हैं, बाकी जो मूविंग करके दर्शन करके आगे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से खेतवाड़ी में बहुत सी जी। गणपति विराजमान होते हैं, तो एक के बाद एक सब देखने चले जाते हैं। तो उसका भी एक अच्छा नियोजन जो है वो आप करते हैं। यस। पूरे इन पूरे अनंत चतुर्थी तक आप किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या कुछ सामाजिक काम भी करते हैं, क्योंकि गणेश उत्सव कहेंगे तो बहुत जगहों से हम हमारे किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी अच्छी चीज़ करने के लिए हमें जाहिर है कि थोड़ा आर्थिक बल होना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय हम जो है वो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम वर्गनी जो जिसे हम चंदा कहते हैं वो जमा करते हैं, या फिर हमें अलग-अलग जगहों से भी जो है वो चैरिटी मिलती है। तो उस सब चीज़ों का नियोजन किसी सामाजिक कार्य में भी आप लगाते हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में भी आप ज़रा बताएँगे हमें? सांस्कृतिक कार्यक्रम मैं कहूँगा कि ये जो 10 दिन का जो उत्सव है, उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सांस्कृतिक यहाँ पे कार्यक्रम रखना कि भाई हम कोई भी कार्यक्रम रखे तो उतनी जगह चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ आती है, इतनी पब्लिक रहती है, तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर पाते। मैं जो है स्ट्रीट बुक कहता हूँ, क्योंकि जगह छोटी होने से कोई भी समझो सांस्कृतिक कार्यक्रम, या हम तो बोले कोई भवाई रखी या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर उनसे मैसेज रखे। भजन तो होते हैं, हाँ, भजन हमारे अंदर रहता है। हरे राम हरे कृष्ण मंदिर के पूरा टीम है, वो आते 4-5 डेज भजन रहते हैं। महाराष्ट्रियंस हमारी पूरी एक टीम है, वो भी भजन उनकी रहते हैं। भजन के सिवा हम दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। भजन एक हो सकता है। दूसरा कि आफ्टर गणपति विसर्जन के बाद भी हम आपको बताया कि 5-6 दिन तो हमें पूरा रिलैक्स होने में जाता है, कि इतना 2 महीने के करीबन हमारा यहाँ पे कार्यक्रम रहता है। हम कंटिन्यूस इसमें जुड़े रहते हैं, तो हमारा एक तो हमारा खुद का भी काम धंधा रहता है, वो भी उस पर इफेक्ट होता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट समझो 1 वीक के बाद जो भी बच्चे लोग का कपड़े है, डोनेशन है, स्कूल डोनेशंस, फीस डोनेशंस, इसकी हम लोग करते हैं। या दूसरा रक्त शिविर भी हमारा कार्यक्रम होता है, रक्तदान शिविर, वो कार्यक्रम होता है, मगर वो सब आफ्टर गणेश उत्सव के बाद ही हो पाता है, क्योंकि जगह छोटी होने की वजह से ये सब कार्यक्रम ऑन द स्पॉट उस समय पे नहीं हो पाता। जी, मतलब उसी वक्त जगह कम होने के कारण आप उसी समय पर कोई सामाजिक कार्य नहीं करते, लेकिन गणेश उत्सव खत्म होने के बाद कुछ ही दिनों में आप सामाजिक कार्य करते हैं, और लोगों को जो है वो सेवा जो है वो गणेश उत्सव के बाद भी लोगों को, भक्तजनों को सेवा जो है वो देना शुरू रहता है। तो इस तरीके से आपका गणेश उत्सव का पूरा गणेश मंडल का बहुत बड़ी मूर्ति है। जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी गलियां होती है, तो गणेश मूर्ति का आगमन या विसर्जन आप किस तरीके से करते हैं? हमारे हम गणेश जी के आकार हम हमारे वहाँ पे ही देते हैं, अच्छा, जगह पे ही, मगर हम उसका दूसरा मंडप बनाते हैं। तो हम ये जो खेतवाड़ी बैक रोड पे है, तो बैक रोड पे हमारा गणेश जी का मंडप अलग बनता है। उस समय पे हमारी मूर्ति वहाँ तैयार होती है, और वो उनको ऐसा घूम के वापस पंडाल में, मेन पंडाल में लेके आते हैं। उस समय पे ऐसा हम वॉकिंग करेंगे तो 5 मिनट्स है। जब उसका आगमन करते तो हम सुबह 11 से 11:30 बजे निकलते, और पंडाल में पहुँचते पहुँचते रात को 9 बजता है। और विसर्जन हम क्यों जल्दी करते हैं, क्योंकि बड़ी मूर्ति होने की वजह से हम 6 बजे से पहले चौपाटी, गिरगांव चौपाटी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि मूर्ति को बहुत अंदर तक लेके जाना पड़ता है, क्योंकि पानी कम रहता है उस समय पे। और जैसे जैसे समय बढ़ता है आगे जाते हैं कि 6, 6:30, 7, 7:30, उसके बाद भर्ती स्टार्ट हो जाती है। तो उसके पहले हमारा आयोजन रहता है कि हम हो सके उतनी जल्दी से जल्दी मूर्ति अंदर तक जाए, और वहाँ एक हमारी अलग टीम रहती है, वो विसर्जन के अंदर वो वक्त चालू करती है। नहीं, बहुत बढ़िया। और अभी आखिरी एक सवाल है कि आप आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा गणेश मंडल बनाने के लिए, एक अच्छा गणेश मंडल चिरंतर बहुत सालों तक चलते रहने के लिए
क्या मैसेज देंगी कि किस तरीके से एक कार्यकर्ता का होना जरूरी है? इट्स गुड क्वेश्चन। कोई भी मंडल चलाते हो तो डिसिप्लिन उसकी ज़रूरी है। जी। विदाउट डिसिप्लिन आपका मंडल प्रॉपर है नहीं। हमारे यहाँ पे बहनें, माताएं और बच्चियाँ काम करने आती है, तो उस समय पे सब हमारे कार्यकर्ताओं को मैं ज़रूर कहता हूँ कि तुम्हारी डिसिप्लिन रहेगी तो ही आप अच्छे काम और अच्छा एक उत्सव मनाते हो। तो आपको डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है, और जो आपके वरिष्ठ, जो सीनियर मोस्ट है, जो आपको आदेश देते हैं उसका आदेश का पालन। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स रखे वो नॉर्म्स के साथ में आप काम करेंगे तो आप अच्छा मंडल अच्छी तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो। जी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने लोगों को कि एक महत्वपूर्ण संदेश है कि लोगों को किस तरीके से एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे मंडल जो है वो बहुत सालों तक अच्छे तरीके से जो है वो गणेश उत्सव वो मना सकता है। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें वक़्त दिया उसके लिए। तो आज के लिए हम धन्यवाद। यहीं पर रुकते हैं, लेकिन हम फिर अलग-अलग मंडलों में जाके उन्हें अलग-अलग गणेश मंडल के साथ चर्चा करेंगे, उनके नियोजन के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। आवाज इंडिया मुंबई चैनल की ओर से गणपति बाप्पा मोरया। हर घर में जब बाप्पा विराजते हैं तो उनकी आराधना में बस एक ही भावना होती है, भक्ति, सौंदर्य और सेवा। इस वर्ष आइए अपनी भक्ति को महाराष्ट्र भर के साथ बांटे। आवाज इंडिया टीवी लाया है घर घर बाप्पा घर घर सजावट कॉन्टेस्ट। चाहे आपका घर हो या मोहल्ले का मंडल, अगर आपने बप्पा के लिए सजाए हैं कुछ खास तो बस उसका वीडियो हमें भेजिए। सर्वश्रेष्ठ सजावट करने वाले को मिलेगा आवाज इंडिया की तरफ से सम्मान और आकर्षक पुरस्कार। तो आज ही भेजिए अपने गणपति डेकोरेशन का वीडियो इस नंबर पर 8828809648 और साथ में अपना नाम, इलाका और मंडल का नाम भी जरूर लिखें। आपका वीडियो दिखेगा आवाज इंडिया मुंबई चैनल पर और हो सकता है अगला विजेता आप ही बने। सिर्फ यही नहीं, हम आपके प्यारे बप्पा के आगमन से लेकर विसर्जन तक की पूरी यात्रा को अपने आवाज इंडिया टीवी चैनल पर 24/7 दिखाएंगे। तो देर किस बात की है, गणेशोत्सव 2025 में बनिए मुंबई की भक्ति सजावट की पहचान। आवाज इंडिया मुंबई, आपकी आवाज आपके बप्पा के साथ। आवाज इंडिया